नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में 7.9 करोड़ से अधिक मतदाताओं के अधिकारों को लेकर आशंकाएं उठ रही हैं। यह आशंका चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई से पहले महागठबंधन के बिहार बंद ने माहौल को गर्मा दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई दिग्गजों ने बड़ी रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया। विपक्षी दल चुनाव आयोग के मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि लगातार बढ़ते विरोध के चलते चुनाव आयोग ने कहा है कि मकसद है कि आने वाले समय में और बिहार इलेक्शन में भी कोई गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल न रहे। ऐसे में एक तरफ मतदाता सूची का पुनरीक्षण, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन, कितना बदलेंगे समीकरण, इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। अभी वोटर लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मोदी आयोग है, इसकी दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 1 जुलाई से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग के अभियान शुरू करने के ऐलान के दिन से ही केवल बिहार की विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों की भाजपा विरोधी पार्टियों ने इसे लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने इसे चुनावी साजिश करार देते हुए चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत करार दिया है और आरोप लगाया है कि लगभग 2 करोड़ पिछड़े और वंचित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश है। इस बीच विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी जनहित याचिका में कहा कि चुनाव आयोग का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19 ए, 325 और 328 का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर खतरा पैदा होगा। उधर महागठबंधन ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया है। पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने और फिर बाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। राहुल गांधी भी पटना पहुंचे और एक बड़े महागठबंधन की सभी बड़ी पार्टियों ने एक बड़ा प्रदर्शन कर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना क्या चाहती है, बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मड़वा लो और कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत। शायद नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग, कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? आप होते कौन है? बाप दादा बोले थे, बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है? अब हमको बताइए। 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है। ये कहां से निर्णय हुआ? सीईओ बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली। अब कर क्या रहे हो? परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान।
आपने खुद कहा कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं, तो आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे। दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। इसलिए ये लोग का स्पष्ट मानना है, एक तो पिकनिक मनाने आए थे दिल्ली से, चले भी गए। अरे बिहार की समस्या को समझिए। आप दोनों ही अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं? जनता ने बिहार बंद को पूरी तरह से नकार दिया है। जो लोग चुनाव में हारने वाले हैं, उनको लगता है बहाना क्या तलाशा जाए, अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट बना लिया है। उधर महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन से बिहार के कई शहरों में बंद का असर दिखा। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास कई कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। भोजपुर, जहानाबाद, दरभंगा समेत 6 शहरों में ट्रेनें रोकी गयी। पटना, बेगूसराय समेत 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। छपरा में नेशनल हाईवे 19 पर आरजेडी और कांग्रेसी नेता क्रिकेट खेलते नजर आए। भागलपुर में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। मुजफ्फरपुर, भोजपुर समेत कई शहरों में टायर जलाकर कांग्रेस, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वैशाली में आरजेडी नेता नेशनल हाईवे पर चादर बिछाकर सो गए। बगल में ही नेता ने अपनी भैंस बांध दी। कटिहार में महिलाओं ने प्रदर्शनकारियों के आगे हाथ जोड़े। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए पटना में बिहार राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसी कई तस्वीरें रही जो बिहार बंद के दौरान देखी गई। राज्य में 77,895 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 से अधिक बीएलओ और 4 लाख स्वयंसेवकों को इस कार्य में लगाया गया है, जिनमें सरकारी कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस सदस्य शामिल हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल का कहना है कि अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से ये काम समय पर पूरा किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का हाल क्या है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.38 करोड़ को गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं। पहले 6 दिनों में इनमें से सिर्फ 14% यानी 23.9 लाख फॉर्म ही अपलोड किए जा सके हैं। बीएलओ द्वारा सबसे अधिक फॉर्म वैशाली 1.76 लाख, पटना 1.61 लाख, पूर्वी चंपारण 1.43 लाख, नालंदा 1.32 लाख और समस्तीपुर 1.03 लाख में जमा किए गए। वहीं सबसे कम सबमिशन लखीसराय 4,132, बक्सर, कैमूर, मुंगेर और शिवहर में दर्ज हुए। मतदाता स्वयं द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म में पटना सबसे आगे 8,348 फॉर्म रहा। उसके बाद गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा और मुजफ्फरपुर का स्थान रहा। सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 6 जुलाई को सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी कर मतदाताओं को राहत देने की कोशिश की। विज्ञापन में कहा गया है कि मतदाता बिना आवश्यक दस्तावेजों के भी अपने नाम का सत्यापन करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि मतदाता दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी स्थानीय जाँच या वैकल्पिक प्रमाणों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि देश की मतदाता सूची में अब कोई भी गैर भारतीय नहीं होगा। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। इस बार मतगणना फॉर्म के साथ दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन प्रथम
फेज ये है कि हर व्यक्ति अपनी मतगणना का फॉर्म भर के दे और अपने कागजों के साथ दे। अगर किसी के पास मतगणना फॉर्म देते समय कागज नहीं है तो वो उसको कुछ दिन बाद भी दे सकता है। तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। फिलहाल तो मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। 5 जुलाई को गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। उधर विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है। ऐसे में क्या निकलेगा समाधान, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो बिहार में बंद का ऐलान हुआ। जमकर आज जो महागठबंधन के दिग्गज हैं उन्होंने रैली के माध्यम से एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया और वोटर लिस्ट को लेके ये जो एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है, इसका समाधान क्या होगा? क्या इस बंद से इसका समाधान निकल जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने तो आज ये भी कह दिया कि मकसद ये भी है कि जो गैर भारतीय हैं उनकी मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। और बिहार से ये पूरा जो फॉर्मूला एक लागू किया गया है, अपकमिंग इलेक्शन जो होंगे वहां भी इस पूरी प्रोसेस को चलाया जाएगा। तो यहाँ से तो एक समाधान निकले तब तो आगे चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। तो सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों पर जो विपक्ष है वो जमकर निशाना साध रहा है, सवाल उठा रहा है। हल क्या है, समाधान क्या है? सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सैयद शाकिर अली। शाकिर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में प्रेम सागर यादव, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। जनसुराज का पक्ष रखेंगे मनोज कुमार बैठा। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे रुद्र प्रताप सिंह, अभी कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। महेश जी, बड़ा महासंग्राम है बिहार में, और अभी तो बिहार में है, जैसे बाकी और इलेक्शन आएंगे दूसरे स्टेट के, जिसको लेकर एक गाइडलाइन है कि वहां पे भी सारी चीजों की प्रोसेस कराई जाएगी, तब ना जाने क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो बिहार का इलेक्शन नजदीक है और यहाँ ये जो घमासान मचा हुआ है, ये जो एक साजिश करार दिया जा रहा है मतदाता सूची को लेकर, जो पुनरीक्षण की तमाम चीजें हो गई हैं, मामला कोर्ट तक चला गया है, कैसे इसको शांत करेंगे? क्या एक इसका समाधान निकलता हुआ भारतीय जनता पार्टी देख रही है? देखिए, ये फर्जीवाड़ा था, उसकी कहीं फड़फड़ाहट और वो घबराहट चुनाव से पहले जो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्षी मित्र को जो हमारे राहुल जी हैं और जो तेजस्वी जी हैं, ये कहीं जमीन पे तो होते नहीं हैं और ना जमीन पे ये लोग कहीं जनता से जुड़ पाते हैं। तो ये जो एक ड्रामा है, एक जो ढोंग है, जो राजनीतिक ढोंग अब इन्होंने शुरू किया है, उसका अगर कोई जीता जागता कोई प्रमाण अगर दे के हम बात करें तो वो बड़ी स्पष्टता के साथ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभिषेक मनु सिंघवी जी गए और तमाम लोगों ने ये दलील दी कि साहब ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी आदेश है, तो उन्होंने कहा कि साहब आप कैसे इसको साबित करेंगे कि गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है और किस बात के ऊपर हम स्टे करें। तो उसके ऊपर स्थगन आदेश देने से मना कर दिया और कहा कि मैं बिना जाने समझे बगैर चुनाव आयोग को नोटिस जरूर दिया गया और चुनाव आयोग अपना पक्ष भी रखेगा और ये बताएगा कि किस प्रकार का कितने बड़े मतलब व्यापक स्तर पे वहाँ जो है रोहिंग्या, बांग्लादेशी और तमाम ऐसे विदेशी लोगों को जो है किस प्रकार से वोटर बना के और उस फर्जीवाड़े के सहारे जो है जीत अपनी जो है भुनाने की जो इनकी कोशिश थी, जब उसके ऊपर कहीं अगर पलीता लगता हुआ दिखाई दिया तो ये फड़फड़ाहट, अकलाहट और घबराहट एकदम सामने से आई। क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये, आप ये बताइए कि एक इस देश में एक ही व्यक्ति का 2 वोट होना कहीं भी किसी भी प्रकार से वो अपराध है और अगर वो चीज कहीं अगर इलेक्शन कमीशन उसका कहीं जांच परख कर लेता है
तो इसमें बुराई क्या है? और 13 मार्च 2025 की घटना है, संसद की घटना है। राहुल गांधी और टीएमसी के कल्याण बनर्जी छाती पीट पीट के कह रहे थे कि साहब जो है अगला चुनाव जो है मतदाता सूची के बगैर जांच परख के आप कोई भी चुनाव नहीं कराएंगे। वेणुगोपाल जी 19 मार्च को राज्यसभा में कहते हैं कि साहब आप जो है बिना जांचे परखे जो है अगला चुनाव कराएंगे, तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। अब सवाल है कि चुनाव आयोग करे तो क्या करे? अब आपका जो प्लानिंग था, आपका जो प्रोजेक्शन था, आपकी जो एक साजिश थी बिहार को लेकर, वो तो चुनाव आयोग को मालूम नहीं था कि अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो उसको इस तरह से आप विरोध करेंगे। तो आपका क्या जीत का आधार फर्जीवाड़ा था या फर्जी तरीके से चुनाव लड़ने का जो एक मंशा था, मंसूबे आप पाले हुए थे, कहीं उसके ऊपर कहीं चोट लगी है? और ये चोट की जो है अकुलाहट और घबराहट जो है कहीं अब सड़क पे दिखाई दी है। नहीं तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट का किसका विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, वो सबको मान्य होगा, चुनाव आयोग भी मानेगा, भारतीय जनता पार्टी भी मानेगी, कांग्रेस भी मानेगी, आरजेडी भी मानेगी। तो सवाल यह है कि ऐसे में आप एकदम से आसमान सर पे लेके और एकदम से जो है आपको ध्यान आया कि भाई अब जो है बिहार के भूमि पे उतरना चाहिए, अब बिहारी लोगों को कहीं बरगलाना चाहिए। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका आशय? और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मतदाता वहां पे जितने भी हैं, जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है, जो लोग जा रहे हैं मतदाता खुशी खुशी उसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, किसी प्रकार से कहीं इस तरह का कोई मतदाता ये नहीं कह रहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। उनके अधिकार की बात को ये लोग अब सड़क पर एक तमाशा बनाकर और लोगों में एक भ्रम पैदा करके कि देखिए किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने माइग्रेटेड लोग हैं, माइग्रेटेड लेबरर्स हैं, माइग्रेटेड लोग जो वहां पे नहीं रह रहे हैं, गांव का गांव खाली पड़ा हुआ है, और उन वोटों के सहारे अभी तक आप जो जीत हासिल कर रहे थे, क्या ये इसी तरह से लोकतंत्र को चलाया जाएगा? यही लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए? चुनाव आयोग पर इसी तरह से सवाल खड़ा किया जाएगा? और जब आप हारते हैं तो आप चुनाव आयोग को कहीं बलि का बकरा बनाते हैं, उसके ऊपर निशाना साधते हैं। ये अपने आप में जो है दर्शाता है कि इससे हास्यास्पद, इससे बड़ा निंदनीय और इससे ज्यादा कुकृत्य लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है उसके ऊपर जब आप जीतते हैं तो आपको लगता है कि ये चुनाव आयोग ठीक है, जब आप हारते हैं तो उस चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। आप चुनाव नतीजे आने से पहले आपकी फड़फड़ाहट, अकुलाहट, घबराहट ये साबित कर दिया कि आप इस चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले हैं। ठीक है महेश जी, वापस आऊंगी। शाकिर अली जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन हाँ आपकी आवाज आ रही है। सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मकसद हमें इस चीज का यहाँ पर समझना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की बात क्यों आई, अब क्यों आई थी और इसमें वक्त लगेगा, इसको इतने नजदीक समय पे नहीं होना था, ये सवाल उठा था, बहुत सारी बातें आई जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी चीजों को चेंज भी किया। अब बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप ही लोगों की मांग थी, भाई वेणुगोपाल जी ने कहा और लोगों ने कहा, तमाम चीजें आई हैं, अब जब इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो आप लोग फिर से सवाल उठाते हैं। बात अब यहां आके रुकती है सर। अभी दूसरा पार्ट तो बचा है, जो आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान्य नहीं कर रहे हैं, उस पर तो मैं आऊंगी, लेकिन पहले तो लाइन यहीं से शुरू होती है। जी, सबसे पहले तो सभी साथियों को हमारा नमस्कार जो पैनल में बैठे हैं। और महेश जी बड़े ही ज्ञानी इंसान लगे मुझे, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान दिया कि राहुल गांधी जी धरती पर नहीं है। इनकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल जी एकमात्र ऐसे लीडर हैं इस देश के जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चल के धरती पे बात की है, हवाई बात नहीं करते हैं। और राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अप्राकृतिक ढंग से पैदा हुआ हूँ, मैं इंसानी तरीके से पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा जन्म जियोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ है। तो इस तरह की बात तो इनके लीडर कहते हैं, इनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि हम लोग पार्टी को सोच समझ के, पार्टी के सिस्टम को जान के पार्टी को हमने तब से ज्वाइन किया है। हम लोग भुगतान के आधार पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि भुगतान के आधार पर एज ए एम्प्लॉय, क्योंकि बीजेपी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, वो तो कॉर्पोरेट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 2 मालिकों के द्वारा संचालित है। तो वहाँ इनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। ये वही बात करेंगे जो इन्हें बता के भेजा जाएगा, जो फीड करके भेजा जाएगा। हम लोग फीडेड बात नहीं करते, हम जमीनी बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। और आपको बता दें कि जो पाठ, सपोज हमने कहा कि नवरात्रों में पाठ होना चाहिए, तो नवरात्रों के बाद नहीं होना चाहिए, या नवरात्रा शुरू होते ही ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। इस चीज की आवश्यकता है, रेक्टिफिकेशन हर चीज में होनी चाहिए।
चाहिए, लेकिन क्या ये चुनाव के वक्त ही इनके पास एजेंडा ये होना चाहिए? पिछले 10 साल से ये नवजात शिशु तो है नहीं, ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना हेल्थ पे बात करते हैं, ना डेवलपमेंट पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इनकी बकवास सिर्फ जात पात पे होगी। इनके पास दे दे के बांग्लादेश पाकिस्तान, इसके अलावा कोई बात इनके पास होती नहीं है। भाई आप हाल फिलहाल में देखिए, हालांकि एजेंडा से हट के बात हो जाएगी, इन्होंने इसराइल पे ईरान ने अटैक किया, हमारी हमदर्दी उनके साथ क्यों होगी? हमने तेहरान पे जाकर के वहां इनकी कब्जा कर लिया, मौखिक तौर पे तो पूरे विश्व पे ये कब्जा कर लेते हैं। ये नमस्ते ट्रंप करते हैं, उनके कहने पे वॉर खत्म कर देते हैं, देश की अस्मिता से खेलते हैं, देश की इज्जत से खेलते हैं, हमारे अति सम्मानित सेना के साथ खेलते हैं। ये इन्होंने मजाक बना रखा है और घबराहट बौखलाहट सब इनके अंदर है। आज पटना की वो रैली ने ये साबित कर दिया किस तरह से देश एक साथ खड़े थे, किस तरह से सभी जाति और धर्म के लोग खड़े थे। और आपने देखा होगा किसी की स्पीच में, हमारे पार्टी की स्पीच में कभी हिंदू मुस्लिम ये कभी नहीं आता। इंसानियत की बात करते हैं हम, इनसे डेवलपमेंट हम कहते हैं कि आप कंटिन्यू ताउम्र आप प्रधानमंत्री बने रहे, ताउम्र आपकी पार्टी देश में बनी रहे, लेकिन देश हित में बात करेंगे ना। आप नैरेटिव सेट करते हैं सिर्फ जात पात का। आज उत्तर प्रदेश में कावड़ शुरू होने वाला है, पूरे देश में कावड़ शुरू होने वाला है, तो आप फिर शुरू करते हैं नेम प्लेट, हिंदू मुस्लिम, इन चीजों से हटके आप अपने ऊपर जो भी आपके वरिष्ठ होंगे, अगर आपकी बात वहां तक पहुंच सकती है तो आप ये पहुंचाइए कि हमारा देश एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है, मोहब्बत के लिए जाना जाता है, ना कि ये कभी कभी नाम स्टेशन का नाम बदलने से, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल, इन चीजों से देश नहीं चलने वाला है। देश को जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। आप कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बेटियों के साथ सबसे ज्यादा शोषण करने वाले आपके शीर्ष नेतृत्व होते हैं। मैं निचले स्तर की बात नहीं करता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स आपके पूरे देश में गूगल कीजिए, पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग। तो कथनी और करनी, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात बंद करके इंसानियत की बात शुरुआत कीजिए। मैं बार बार यही चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अपने तरीके से हो सकता है जीत जाए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है बिहार के उत्तर प्रदेश दोनों जगह की कि कल इलेक्शन हो जाए तो परसों इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ठीक है, चलिए शाकिर जी वापस आऊंगी। विमलेंदु जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी। विमलेंदु जी, क्या है ये बिहार में ये वोटर लिस्ट की बात जो है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या चीज़ें आई हैं? लगातार हर दिन कुछ नया चला आता है। अभी आज एक और चीज़ आ गई कि भाई गैर भारतीय जो होंगे उनकी बिल्कुल मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। क्या इतनी जल्दी सब आइडेंटिफाई कर लेंगे जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है? देखिए, सवाल उठाना मकसद नहीं है, लेकिन जवाब तो उसका चाहिए ना। पूरी प्रोसेस के तहत काम होता है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बीएलओज काम कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वाकई उतनी क्लियरिटी से वो काम हो पाएगा? डेटा फीडिंग के काम में भी तो वक्त लगता है। फिर विपक्ष की जो समस्या है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ताकि वो लोग भी थोड़ा संतुष्ट हो, क्योंकि यहाँ तो ऐसा बड़ा प्रदर्शन हो गया इसको इलेक्शन को लेके कि सब कुछ फेक हो रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, आपके सवाल बहुत सारे हैं, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। सबसे पहले तो शुरुआत हम करते हैं कि भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्शन 2326 क्या कहता है? वो कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी ए इंडियन सिटीजन फॉर हिज और हर नेम टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। मतलब जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होगा, सेक्शन 26 जो है यह देता है अधिकार कि जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग को क्या ये अधिकार है कि नहीं? बहुत सारे जो है नेता आके बयान देते हैं, तो चुनाव आयोग को अधिकार कैसे है? सेक्शन 21 ऑफ आरपीए एक्ट जो है, पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है 1950, वो ये कहता है कि द कमीशन इज इम्पावर्ड टू डायरेक्ट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। यानी वो इलेक्टोरल रोल तैयार भी करेंगे और इलेक्टोरल रोल में रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले हुए हैं। अब तीसरी बात आती है कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन इस देश का नागरिक नहीं है। बात करते हैं, उसके लिए है सिटीजन एक्ट। सिटीजन एक्ट 1955 में सबसे पहले बना। उसमें कहा गया कि जो भी भारत में नागरिक पैदा होगा वह मतलब भारत की जमीन पर पैदा होगा, वो भारत का नागरिक होगा, और उसके जो माता पिता जो बाहर हैं वो भी अगर भारत में पैदा हुए हैं तो उनके बच्चे भी जो है वह नागरिक कहलाएंगे। तो सिटीजन एक्ट 1955 में जो है सबसे पहली बार बना। उसके बाद जाके यही मंदबुद्धि जी के पिताजी जो है वह उन्होंने 1987 में सिटीजन एक्ट में पहला बदलाव हुआ, जब ये कहा गया कि बच्चे अपना जो हैं वो तो पैदा हो ही यहाँ इस देश में, उसके साथ साथ उनके कोई भी माता या पिता दोनों में से कोई एक यहाँ पैदा जरूर हुए हों। कब? एक साथ 1987 को तक जो पैदा हुए
उनका फिर होगा। उसके बाद 2004 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने सिटीजन एक्ट को अमेंड किया और उस समय उन्होंने जोड़ा कि अब जो बच्चे भारत में पैदा हुए और उसके माता पिता भी अब भारत में जो पैदा हुए उन्हें ही हम सिटीजनशिप देंगे। तो ये इसी हिसाब से चुनाव आयोग ने अपनी जो है वह डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो यह पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरी बात आती है कि आधार कार्ड के लिए हल्ला, हमारे नौमी फेल जो नेतृत्व है आरजेडी का, वो आधार कार्ड का हल्ला कर रहे हैं। तो आधार कार्ड कांग्रेस ने लाया, तो उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में क्यों नहीं परिवर्तित करके इसे कह दिया कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रमाण होगा, जब आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र की तरह इस देश में लीगली उसको माना जाता है, तो वो सिटीजनशिप हो नहीं सकता। तो इसलिए आधार की कोई प्रामाणिकता और आधार की जो है वह कोई सिटीजनशिप से, नागरिकता से उसको जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जन्म से जोड़ने का अधिकार है, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। माता पिता के डॉक्यूमेंट्स इसीलिए वेरीफाई किए जाते हैं तो वह इस देश में पैदा हुए या नहीं हुए। तो ये जो सारा काम हो रहा है, सारा एक्सरसाइज हो रहा है, यह सब कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। नौवीं पे नेतृत्व इसको समझ नहीं सकता और मंदबुद्धि नेता इसको समझ नहीं सकता, जिन्होंने खुद अपने बनाए, अपने शासनकाल में बनाए कानूनों का आज वो आकर विरोध कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसमें जो है वह ये बात आज भारत को देखना होगा कि भारत के चुनाव आयोग को वो क्या करना चाहते हैं। क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं हो कि मतदाता सूची का वो सत्यापन करे? वो समय कुछ भी हो, ये चुनाव आयोग निर्णय करेगा, ये राजनीतिक दल निर्णय नहीं कर सकता। अगर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को हम अधिकार दे रहे हैं तो उनको ये अधिकार दीजिए। उन्हें जब लगा उन्होंने किया। 2003 में उन्होंने लगभग 90 दिन तक ये कैंपेन चलाया था कि हम डॉक्यूमेंट भरेंगे, लोगों का जमा करेंगे, सत्यापन कराएंगे। इस बार टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो इसको घटाकर जो है वो 30 दिन किया गया। पिछली बार टोटल टाइम जो है वो अगर देखें तो लगभग 180 दिन से लेकर 200 दिन तक ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया चली थी 2003 में बिहार में। इस बार डिजिटलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसका हम लोग फायदा ले रहे हैं और उसके फायदे का परिणाम है कि बिहार में 7 करोड़ 89 लाख लगभग वोटर हैं। 7 करोड़ 90 लाख के करीब वोटर मान लीजिए कि हैं। उसमें से 4 लाख आज शाम के 6 बजे तक चुनाव आयोग ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कि 4 करोड़ 53 लाख लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट किया है ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से। और लगभग इस पूरे कार्यक्रम में बिहार सरकार के कम से कम 3 लाख कर्मचारी जो है वह लगातार इस काम को कर रहे हैं। और ये हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से जब सारी राजनीतिक दल इसको जो है इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा। लेकिन सहयोग इनको करना नहीं है, इनको सिर्फ ये करना है, इनको हो हंगामा करना है। आरजेडी की मानसिकता है बिहार में, ये गुंडा पार्टी है, इसकी मानसिकता ही है कि हो हंगामा इतना कर दो कि जो है वह जो आम जनता है, आम नागरिक भयभीत रहे हमसे, और इसी के लिए ये चक्का जाम, फलाना ढेकाना, चिलाना, ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। चौड़ चिल्लो करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी आज सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को अपने बनाए एक्ट को ही विरोध वो कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि आधार कार्ड से हम सत्यापित कर दें, जिस तरह से तो वो तेजस्वी जी की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है, तेजस्वी जी ने खुद प्रेस को कहा कि मेरी पत्नी का आधार कार्ड बना हुआ है, क्यों नहीं उससे जो है वह नागरिकता दे दी जाए। तो आप जब सरकार में थे, राहुल गांधी से पूछिए कि उनके नरसिम्हा राव जी की सरकार में सारा पावर तो उनकी माता जी के पास था, उनके पास था। जब वो कैबिनेट के निर्णयों को फाड़ के फेंक दिया करते थे तो क्यों नहीं उस समय उन्होंने आधार कार्ड को प्रामाणिकता दे दिया। तो इस तरह से सिर्फ हो हंगामा करना से भारत के लोकतंत्र पर खतरा है। आरजेडी कांग्रेस जो काम कर रही है, और बिहार में लोकतंत्र तो इन दोनों ने खतरे में डाल ही दिया है। ऐसे लोगों को उद्वेलित किया जा रहा है जिनको कोई कागज की जरूरत नहीं है। 60% मतदाताओं को कोई कागज यहाँ बिहार में देना ही नहीं, उन्हें सिर्फ हम सत्यापित कर रहे हैं कि वो आदमी जो है वो वर्तमान में यहाँ है या नहीं है, इतना ही सत्यापन हो रहा है। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि 2003 से पहले के जो भी लोग वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उन्हें कोई कागज नहीं देना। फिर चौं चिल्लो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, विकास उन्होंने किया नहीं, गुंडा राज हमेशा चलाया बिहार में। अब वो पुनः 2005 के जो शासनकाल था जिसमें कि आरजेडी जो है वह अपने गुंडों के माध्यम से चुनाव आयोग को धमकाता था, बूथ पर जो है वो लूट होती थी,
बूथ पर अधिकारियों को लाठी डंडे से पीटा जाता था और सारा का सारा लोकतंत्र जो है वह अपने कब्जे में कर लिया गया था आरजेडी के शासन कालों में। वही शासन काल लालू जी के पिताजी का माफी चाहता हूं, तेजस्वी जी के पिताजी माताजी का जो शासन काल था, उसी शासन काल को पुनः ये लाने के लिए तत्पर है। सत्ता की लोलुपता में पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। एक मंद बुद्धि और दूसरा जो है नौमी फेल, यह बिहार और भारत का मुस्तकबिल नहीं लिख सकता। ये आज इन सब सारे जाम और प्रदर्शन से ये प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रेम सागर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया हाँ, आपने? आवाज आ रही है? हाँ प्रेम सागर जी, बहुत सारे आरोप जेडीयू ने लगाए हैं, लेकिन चलिए आप लोग पक्ष विपक्ष हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में जो चल रहा है वोटर लिस्ट इलेक्शन जैसा जैसा नजदीक आ रहा है, वोटर लिस्ट की जो प्रोसेस चल रही है, इसके बाद इलेक्शन हो जाएगा और आप लोगों को लगता है कि पूरी तरीके से ये साजिश है। तो मुझे बताइए इसका समाधान निकालेंगे कैसे, क्योंकि जो प्रोसेस हो गई है तय वो तो अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। हमारे साथी ने अभी जो कविता पढ़ने का काम किया, 20 साल से ये कविता पढ़ रहे हैं और बिहार की जनता जो है, इनका कविता जो है बार बार वही कविता 2005 और जंगल राज वाली कविता, इनका सुन सुन के बिहार की जनता का कान थक गया है। ये नहीं बता पाते हैं कि 20 वर्षों में इन्होंने एक बिहार में एक सुई का फैक्ट्री खोलने का काम किया कि नहीं किया। मोदी जी बिहार आते हैं तो 11 साल से जो एक घंटा डोला के ये चले जाते हैं चुनाव में, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कविता जो ये बार बार आके जनता को सुनाते हैं, आखिर ये चुनाव के वक्त ही पता लगेगा चुनाव आयोग का हिटलर शाही रवैया क्यों? आखिर ये जो वोटर्स को आज ये जो बता रहे हैं कि फलाना कागजात और 1987 और 2003 की जो ये कहानी सुनाने का काम कर रहे हैं, क्या यही वोटर्स जो इनको बिहार में 30 सांसद देने का काम किया और यही सांसद पे इनका केंद्र में सरकार है? क्या उस समय ये फर्जी वोटर्स नहीं था? क्या ये फर्जी लोग नहीं थे क्या? इसलिए कहीं कुछ नहीं है। ये सारे चैनल, जितने भी नेशनल चैनल था, बिहार में सर्वे करवा लिया। सर्वे के बाद जो है ये महागठबंधन का जो सरकार बिहार में है और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो लोकप्रियता है, उससे ये घबरा कर ये तुगलकी फरमान जो है बिहार में ये लागू करना चाहते हैं। ये वोटरों का नाम काटेंगे ही। ये तो कह ही दिए कि हम 20% लोग इससे वंचित होंगे, क्योंकि इन्होंने 20 साल के शासन काल में बिहार में पलायन रोकने का काम नहीं किया। आज पूरे देश में बिहार फिसड्डी राज्य है। हर आंकड़ा जो है, आप नीति आयोग का आंकड़ा ले लीजिए, बेरोजगारी का आंकड़ा ले लीजिए, ये कोई रोजगार मुहैया बिहार के लोगों को नहीं करवाए। तो ये इनका ही आंकड़ा है कि 2 करोड़ 80 लाख लोग बिहार के बाहर आज भी जो है अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। अब ये बतावें कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो घर में ताला लगाकर हरियाणा में दलित भाई, गरीब भाई, पिछड़ा भाई जो चला गया जो है उसका फॉर्म कौन भरेगा, उनका कागजात कौन देगा? तो पूरी तरीके से ये गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित का जो मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, उसको ये छीनना चाहते हैं। और 20 वर्षों में बड़े ही अफसोस के साथ बड़े भाई को कहना पड़ रहा है कि ये बार बार नौवीं फेल की चर्चा कर रहे थे। यही नौवीं फेल इनको पानी पिला रहा है। यही नौवीं फेल जो है 5 लाख बिहार में नौकरी दे दिया। यही नौवीं फेल बिहार में जो है जातीय जनगणना करवा दिया। यही नौवीं फेल बिहार में जो है आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया। तो नौवीं फेल का क्या करामत है ये जानते हैं। इसीलिए आज उनके पीछे पीछे हमने कहा कि हम जो है विकलांग विधवा और जो वृद्ध हैं उनको अगर पेंशन बढ़ाकर 1500 करेंगे तो हमारे एजेंडा को ही पकड़ रहे हैं। हमने कहा कि युवा आयोग बनाएंगे तो ये हमारे एजेंडा को पकड़ रहे हैं। तो कहीं कुछ नहीं है। बिहार में हम लोग जो है एक अच्छा है ना, सब काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये तो बढ़िया काम है। महाराष्ट्र में सपोर्ट कीजिए। तो मेरा है महाराष्ट्र में ये बोल रहे थे, इनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं जहां से आया हूं, जहां से मैं बोल रहा हूं, वहां पर आपने बुथ को लूटने का काम किया। एनडीए की सरकार ने बुथ को लूटने का काम किया। आपका चुनाव आयोग उस समय भी मुख्य दर्शक बना हुआ था। आपका प्रशासन, आप जंगल राज की बात करते, गांधी मैदान में बिजनेसमैन खेमका की हत्या हो जाती है। आपके राज्य में 7 साल पहले उनकी बेटे की हत्या हो जाती है। पूर्णिया में परसों जो है 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। आपके राज्य में 65,000 हत्याएं और 35,000 बलात्कार होती है। अपना फॉर्म जमा कर दिए चौधरी जी,
मुजफ्फरपुर अपना सेंटर फॉर्म होम की जमा किया है बच्चियां, कि नहीं? जो अनाथ बच्चियां थी, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, उसको आपने नहीं छोड़ा। आपने पूरे देश और पूरे दुनिया में बिहार को कलंकित करने का काम किया। आपका सृजन घोटाला, आपका लखीसराय का जो उप मुख्यमंत्री है, अभी फिलहाल में 300 करोड़ का शिक्षा घोटाला करने का काम किया है। साफ साफ उनके रिलेटिव का नाम आ रहा है, उनके परिवार के लोगों का नाम आ रहा है। आपके बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, उनका जो है दवाई, नकली दवा में दवा बनाने में उनको सजा होती है। वो जुर्माना भरकर वो जो है आज छूटे हैं, उनसे आप इस्तीफा नहीं मांगते हैं। इसलिए पूरी तरीके से हमारा जो एजेंडा है और जो महागठबंधन है, गरीबों के हक और हुकूम के लिए आज रोड पे उतरी है। और आज क्यों आप चुनाव आयोग क्यों ढीला पड़ गई, क्यों कर रही है? आज तो हमने सुना और आप भी कह रहे हैं कि किसी का नाम नहीं कटेगा, सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। हमारा तो नहीं कटेगा, फॉर्म भर दीजिए। जो हरियाणा में, जो दिल्ली में हुआ है, अपना फॉर्म बढ़ाइए, वोटर्स को जोड़ेंगे। जैसे ये जब नोटबंदी किए थे, तो नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि देश में काला धन है। ठीक है, चलिए देखिए प्रेम सागर जी, पता चलेगा कि काला धन कहाँ है। अभी मुद्दा ये है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। अब तो बंद भी करके देख लिया, प्रदर्शन भी करके देख लिया, क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या चेंजेस होंगे, नाम कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। मैं पहले ही शुरुआत में कह चुकी हूँ, इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक चीज़ पर बात की है, जो नाम सत्यापन को लेके आ रही है। फॉर्म फिल कर लीजिए, सिर्फ प्रोसेस की बात है कि ये जो प्रोसेस आई है, इतना वक्त ना लग जाए कि ये चीज़ें अधूरी रह जाएं। उसको भी पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, तमाम लोग काम में जुटे हैं, सब कुछ ठीक है। मॉनिटरिंग आप लोग भी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि अंततः हम यही कह के पूरा इलेक्शन निकाल दे कि नहीं सिर्फ साजिश है, सिर्फ साजिश है, तो भाई समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए वापस आइए। मनोज जी, क्या समाधान? प्रदर्शन भी हो गया, तमाम चीजें भी हो गई, फॉर्म और सत्यापन की बात हो ही रही है, डॉक्यूमेंट्स को लेके एकदम अलग ही लड़ाई चल रही है। समझ में तो देखिए बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन समाधान क्या? यदि चलेगा वैसा ही जैसा आ गया है, तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। समाधान तो ये चाहते नहीं है ना। रुके, कौन बोल रहे हैं? बोलने दीजिए मुझको, मुझसे सवाल किया गया है। समाधान कहने चाहते हैं, देश के नागरिक नहीं है क्या? हम देश के नागरिक है, इसी देश में रहते हैं, इसी बिहार में रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग शांति से, सुकून से रहें, किसी का हक न मारा जाए, हुकूक न मारा जाए, सबको न्याय मिले। हम तो यही चाहते हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि समाधान हो इसका? इलेक्शन कमीशन से अब कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन जो समय उन्होंने दिया है, आप पहले शुरू में जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। गड़बड़ होने की वजह से ये हुआ कि लोग कुछ सड़क पर उतर गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि बहुत सारा इलीगल वोटर्स है। जब इलीगल वोटर्स ने 2014 में 24 में जो चुनाव हुआ था, वही सारे वोटर्स वोट किए थे। इसका मतलब कि जो लोग चुन के गए हैं, आप जिसका नाम कटेगा उसके अनुपात में क्या हम जो एमपी बने उसको हटा देंगे? वहां से नहीं हटाएंगे ना। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी उंगली उठा नहीं रहे हैं कि इस पे जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोसीजर पे या रूल पे, हम जानते सब संविधान संगत है कि उनके साथ करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 25 दिनों में जल्दी में आप ये सब करेंगे। अगर कोई व्यक्ति छूट गया तो हो सकता है कि जो वैलिड वोटर्स है वो भी छूट जाए। आज समय कम है रहेगा, आपके पास बैकअप टाइम बहुत कम है, उसको करेक्ट करके फिर से नहीं जोड़ पाएंगे। हम लोग तो वैसे ही कह रहे हैं। इसके वजह से आप लोग कह रहे हैं कि आज मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जितने भी यहाँ विपक्षी दल है सवाल करते हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता, चाहे जदयू के प्रवक्ता, जो भी पक्ष में, सत्ता पक्ष में, वो लोग इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, प्रजा की बात कर रहे हैं, प्रजा की सहूलियत की बात कर रहे हैं। ये आपको भी इसमें साथ देना चाहिए कि भैया ये संभव है कि लगभग 3 करोड़ लोग इस राज्य से बाहर रहते, पलायन किए हुए हैं, वो भी वोटर्स हैं, वो आते हैं, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा? इसका बैकअप ने क्या बनाया? हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना। हम ये नहीं कर रहे कि उनका प्रोसीजर गलत है, हम ये भी नहीं कर रहे कि ऐसा होना चाहिए, हम ये भी नहीं कर रहे घुसपैठिया आकर किसी को वोट देके जिताए और हराए, ये नहीं चाहते हैं। ये भी सवाल हम कर रहे हैं कि जब आधार कार्ड बना था, आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर सबके पास यूनिक नंबर होता है। जब यूनिक नंबर होगा, उसी से सारी चीजें लिंक था, वोटर आईडी लिंक था, आपका बैंक लिंक था, आपका राशन कार्ड लिंक था, तो कोई डुप्लीकेट कैसे हो सकता है? इसको प्राइमरी की बोलते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में प्राइमरी की बोलते हैं।
प्राइमरी की सबको असाइन होता है, एक यूनिक नंबर रहता है। जब उसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, आप उसको फिल्टर करेंगे तो डुप्लीकेट अपने आप निकल के आता है। अब उस डुप्लीकेट को छाटने के लिए आप पूरे बिहार में रुकिए, आप भी तो बहुत बोलते हैं। आप बोले, मैं बोला बीच में, आपने पूरा प्रोसीजर समझाया, मैं समझा कैसे व्हाट इज प्राइमरी की। नहीं, हम जो प्राइमरी की क्या होता है, आधार कार्ड में प्राइमरी की क्या होता है, आधार कार्ड में प्राइमरी की क्या होता है। जी, आप भी जो बोल रहे थे बताइए ना हमको, आधार कार्ड में प्राइमरी की क्या होता है, जो नंबर होता है कौन सी होता है। आधार कार्ड इज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, इट्स नॉट अ नेशनलिटी प्रूफ। व्हाट इज वोटर कार्ड? वोटर कार्ड इज अ नेशनलिटी प्रूफ। बेवकूफो, समझो। Why right now you are doing this? Why right now you are doing this? Then what is the use of the Aadhaar card? What is the use of the Aadhaar card? What is the number of the Aadhaar card? Why you are speaking about the Aadhaar card? I am speaking about the Aadhaar card. What is the base of the Aadhaar card? What is the base of the Aadhaar card? What is the primary key of Aadhaar card? What is the unique number of Aadhaar card? I am talking about you. What is the unique code of Aadhaar card? Nationality. Who decided that one? Who decided that one? Nationality. He just copied from the United States of America SSN number. SSN number is connected to all the documents. Then again, why you are asking all the documents? First, you are telling that link to the bank, link to the all the other things. Now you are saying that Aadhaar card is baseless. You have just stopped doing all those things. Now Aadhaar card is saying the baseless. Why are you doing this one? Why you are doing this one? I'm just asking about you. I asking about what is the primary key of this one? Why necessary to interrupt me? मैंने कहा ही था कि थोड़ी देर बाद डॉक्यूमेंटेशन की चीजें चली जाएंगी, आधार पे भी आप लोग करने लग जाएंगे। अभी ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के समय बैन हो रहा था इसीलिए हम उसको बाइकआउट करने की बात हो रही है। आधार कार्ड पे लड़ने लगे सर, यहाँ पूरा इलेक्शन बाकी है अभी। You are not going to stop me. This is the democracy. This is the fundamental right to speak over here. ठीक है, विमलेंद्र जी एक सेकंड, विमलेंद्र जी एक सेकंड, You have right to put your thoughts, but then why you interrupting me? Why you interrupting me? I'm just asking what the primary key Aadhaar card. Can you explain me? एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए, सुनेंगे नहीं तो कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, सुनिए तो कम से कम। You always see that you just keep interrupting without having the knowledge about it. इंग्लैंड से आप आए हैं जो है वो यहाँ इंग्लैंड No, just you are interrupting me. Why you interrupting me? सर एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, अच्छा नहीं लगता है बार बार इंटरप्ट करना। एक मिनट प्लीज, एक मिनट I have all right to put my thought process over here. I am a spokesman of Election Commission of India. I am asking question to Election Commission of India. प्लीज, ठीक है, इसके बाद नहीं बोल पाएंगे, बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, इसके बाद ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। मैं कुछ बोल रही हूँ उसे तो सुनिए कम से कम। Election Commission of India to do all those things in this country. You are just misleading this कुमार country. विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? The people. What are you talking about? Just you are interrupting to stop कुमार my विवेक जी, voice. आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने? मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? हाँ कुमार विवेक जी, मैं सुन पा रही हूँ। कुमार विवेक जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी गलत कर रही है या इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है या विपक्ष गलत कर रहा है, जो कुछ भी गलत कर रहा है सर, यहाँ पर मतदाता परेशान हो रहे हैं। उनको जो क्राइटेरिया दिया गया है उनको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे होंगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि एकदम से जो चीज़ें हुई हैं, इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ये प्रोसेस पूरी तरीके से क्या हो पाएगा, जो लोग रह जाएंगे, जिनके वोट्स नहीं हो पाएंगे, उनका क्या। दूसरी चीज़, जो क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें आप आधार कार्ड को भी बोल रहे हैं कि मान्य नहीं है, ये सारी चीज़ें जो लाई गई हैं, ये एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो इसको मुझे लगता है जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वाकई विपक्ष जो कह रहा है साजिश कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको? इसका एक सॉल्यूशन बताइए। चाहता था। मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? हाँ आ रही है, आप बोलिए। जी जी जी, यहाँ मनोज जी बोल रहे थे जन स्वराज से, काफी उम्मीदें हैं इस पार्टी से, नए नए आए हैं, काफी इनके नेता मेहनत किए हैं, और जदयू के प्रवक्ता विमलेंद्र जी बोल रहे थे। दोनों की बातें अधूरी सत्य है। नंबर एक, ये बात ठीक है कि आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, उस पर लिखा है। तो दूसरी बात यह भी है कि वोटर आईडी इज ऑल्सो नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो भी किसी आधार कार्ड के दम पे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके वोट डाल रहे हैं, तो फिर सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है? बात यहाँ ये है। वोटर लिस्ट में नाम होना भी सिटीजनशिप का, हाँ हम जवाब लेंगे, महेश वर्मा जी जवाब लेंगे। आप सुनिए, मैं आपको बिल्कुल एकदम एक्ट बताऊंगा, आप मुझे बता दीजिए कि बिना वोटर आईडी के वोट डाला जा सकता है कि नहीं, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। और अगर आधार कार्ड के दम पे आपका वोटर लिस्ट में नाम है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि लोकसभा में कैसे डाले,
विवेक जी, और वोटर लिस्ट में नाम डालने आप के लिए बोल मेरी बात मेरी यहाँ बात विमलेंदु जी, एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए ना सर। देखिए, सबको राइट है अपनी बात रखने का, तो प्लीज उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। राइट नहीं है, टाइम फ्रेम में मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि 2 से 3 मिनट मिले। पहला बात यह सिटीजनशिप पे था, और बहस चुकी यहाँ हो रही थी कि आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। वो बोल रहे थे वोटर आईडी, देन वोटर आईडी इज नॉट, वोटर आईडी ऑल्सो इज नॉट इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। मेरा बस इतना कहना था, आप ये बात को देखें। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह काम किया, ये तो सराहनीय है। कब किया, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। आप उदाहरण ला सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ऐसे काफी आए, आपके न्यूज चैनल ने भी रिपोर्ट किया कि हम यहाँ वोट डालते रहे हैं और आज की तारीख में बताइए बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव के ठीक इतने पहले आप कर पाएंगे? इतने साल में आप सबका वोटर आईडी तक नहीं बना पाए। मैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं देश की आखिर इलेक्शन कमीशन का एम्प्लॉय कौन है परमानेंट? कोई नहीं। स्टेट और सेंटर के ऑल इंडिया सर्विस के एम्प्लॉय है जो उनके लिए आचार संहिता या चुनाव घोषणा होने के बाद में काम करते हैं। उनके पास तो स्टाफ की कमी है, शिक्षकों की ड्यूटी लेते हैं, क्या वो कर पाएंगे? इसमें राजनीतिक मंशा पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन इससे तकलीफ किसको है? जिसके पास दस्तावेज नहीं है। साबित करने का क्या तरीका है? जहां तक कि हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल रोल में जो नाम आते हैं वो बाई फैमिली आते हैं, और यही कारण है कि 2-2, 3-3 जगह भी नाम चले जाते हैं, वहां से नहीं कट पाता है। क्या ये फ्रॉड नहीं रुकना चाहिए? यह एक सवाल है। और अगर रुकना चाहिए तो कब रुकना चाहिए? हमें ऐसा कोई साल बता दीजिए जिस साल 3 चुनाव ना होते हो और हर तीसरे महीने आचार संहिता ना लगता हो। इस पे ही मेरा सवाल आता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है तो विरोध में आ जाते हैं। तब तो फिर सारे फैसले को या हर एक पहलू को चुनाव से जोड़ के ही देखा जाना पड़ेगा। आप ही के चैनल पे बात हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, किसी ने कहा था कि बिहार चुनाव से देखा जाएगा। चलो इसके 6 महीने बात करें तो बंगाल से देखा जाएगा। इसका क्या समाधान हो, इस पर राजनीतिक दल बात करे। जनसुराज क्योंकि बिहार तक सीमित है और उनका अच्छा वोट बैंक आया है, 10% के आसपास उनका वोट है बाई इलेक्शन में। ये बड़ा वोट है, बीजेपी को वहां तक पहुंचने में काफी समय लगा था। और बिहार की राजनीति ऐसी है कि कोई भी अपने दम पे नहीं कर सकता और बड़ा कंफ्यूजिंग की स्टेट है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो कभी ना कभी तो प्रक्रिया शुरू होगी ना। अगर कोई लोग कटते हैं तो कहीं ना कहीं दस्तावेज में कमी है ना, तो उसके दुरुस्त करने की जवाबदारी किसकी? या जो चल रहा है चलने दिया जाए। ट्रांजिशन फेज हमेशा पेनफुल होता है। आपको याद होगा अगर आप जाए 1995, 1996 में जब वाजपेयी जी पहली बार शपथ लिए थे और ये वोटर आईडी का कंसेप्ट चला था, बड़ी आलोचना हुई थी कि बहुत लोग का नाम कट गया, हट गया। लेकिन आज एक वोटर आईडी ऑथेंटिक रूप से बोगस वोटिंग रोकने में कारगर हुई है। तो कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। यह डिबेट का मुद्दा है। बात आती है टाइमिंग पे। अब टाइमिंग का क्या समाधान हो राखी जी? आप यह पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, बाकी एक्सपर्ट लोग भी समझे कब स्टार्ट करें, मुझे बता दीजिए जब 6 महीने बाद चुनाव नहीं हो। लेकिन चूंकि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है, सरकार की नींव वहां से टिकी है, सरकार के बहुत सारे फैसले केंद्र सरकार के बिहार को सेंटर में रख के हुआ गया। और प्रशांत किशोर जी के इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो मोदी जी के बयान पर उन्होंने गुजरात में अलग और बिहार में अलग की बात उन्होंने कही। तो ऐसे में सवाल तो सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। डिफेंड आप कितना कर पाएंगे? क्या आज ही ये मुद्दा आया है? अभी बंगाल चुनाव होगा, आप देखिएगा इससे ज्यादा घमासान होगा। तो बिहार में क्यों, बंगाल में क्यों नहीं हो रहा? सबसे ज्यादा घुसपैठी तो वहां है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है। विवेक जी, एक चीज तो यहाँ पर ये भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो शुरुआत यहाँ से हो गई है, बहुत क्लियर गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की कि अपकमिंग इलेक्शंस में हर स्टेट में हम ये प्रोसेस रखेंगे, उस पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बिहार मॉडल को अब पूरी तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो ये हो तो गया है प्रोसेस शुरू। अब इसको कैसे, किस तरीके से लेके जाना है, क्या उसका क्राइटेरिया, मुझे लगता है मैं नकारात्मक पक्ष देखने में कम यकीन रखता हूं। सकारात्मक पक्ष यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर आईडी के अभाव में या किसी भी डॉक्यूमेंट के अभाव में अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो चीफ इलेक्शन कमीशन का बयान है तो वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको करना क्या है? आपको बताना है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं। अगर आपके एक परिवार की भी सिटीजनशिप साबित नहीं हो पाती या दस्तावेज नहीं है तो आप इस देश में क्या कर रहे हैं? यह भी तो सवाल है राकेश जी, पूछा जाना बहुत चाहिए। सारी चीजें देखिए, वही मैं कह रही हूँ, चीजें तो, उसके पीछे बहुत सारी हैं। हर चीज पे सिर्फ सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। ये जो एक कंफ्यूजन बना है, जो चीजें हो रही है वो क्लियर मैंने सीधा बोला, विपक्ष
विपक्ष की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, और जहां पे मुझे अंतर्द्वंद लगता है, राखी जी बस ये बात कहना चाहता हूँ समय बड़ी कि आप जल्दी जी मैं समझता हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन को आप अपोज करते हैं और हर बात को चुनाव से जोड़ के देखते हैं। तो 30 स्टेट के चुनाव होने हैं, मुझे बता दीजिए कि कब ये कोई काम हो या सुधारात्मक कार्रवाई हो ही नहीं। बस ये हम आप जैसे भी चलिए, समय की सीमा है, बहुत सारे मेहमान क्योंकि समय मांग रहे थे। हाँ महेश जी, पहले आप बोलिए, उसके बाद शाकिर अली जी बोलिएगा। हाँ विमलेंद्र जी प्लीज एक सेकंड। महेश जी। देखिए राखी जी, जो आपका कंसर्न था और आज का जो मुद्दा था वो बड़ा सामयिक है, प्रासंगिक है। सबसे पहली बात तो यह है कि वहां जो 8 करोड़ या 7.25 करोड़ मतदाता है, उसमें से 5 करोड़ को तो इससे एग्जम्प्टेड रखा गया है, उनको ये छूट प्राप्त है। अब बाकी मतदाताओं की जो जांच परख होनी है या जो सत्यापन होना है, वो चैलेंजेस किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम ये काम 1 महीने में, 2 महीने में हम इसको कर डालेंगे। उसकी क्षमता के ऊपर ये सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको अच्छे से देखभाल के इसके ऊपर हम फैसला देंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपका विश्वास नहीं रहा? या फिर चुनाव आयोग जो बात कर रहा है, क्या वो गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बात कर रहा है? ये आप कैसे तय करेंगे? और तीसरी बात कि जो राज्यसभा में वेणुगोपाल जी ने कहा कि आधार कार्ड को आप किस प्रकार से लिंक कर रहे हैं वोटर कार्ड से या वोटर से, क्योंकि आधार कार्ड तो एक प्रमाणिक दस्तावेज है ही नहीं। ये कांग्रेस का एक मतलब एक बहुत ही मजबूत नेता वेणुगोपाल उनके संगठन महामंत्री हैं, नंबर 2 हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद, वो व्यक्ति ये सवाल खड़ा कर रहे हैं 19 मार्च 2025 को। अब सवाल यह है कि ऐसे में आके चीखना चिल्लाना, और चुनाव आयोग में स्टेक होल्डर कौन होता है? सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती है सबके। आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों विरोध कर रही है? बीजेपी इस बात के लिए विरोध कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट सामने है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जो चीज हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग करने के लिए तैयार है। अरे हर एक पार्टी सहयोग करती है। मतदान जिस दिन होता है पोलिंग एजेंट क्या करता है? यही काम करता है। आज ये काम पॉलिटिकल पार्टी मिलके क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं चुनाव आयोग को सहयोग कर रहे हैं? चुनाव आयोग को आप क्यों मतलब पार्टी बनाकर और पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हार जो है, हार का मतलब यही होना चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्था को आप बदनाम करें, या वो देश में हो विदेश में हो। और इन्होंने तो राहुल गांधी ने तो ऐसी सवाल खड़ा कर दिए संसद में कि उसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है महेश जी। महेश जी हो गया। 2-3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने अभी बड़े खामोशी से सुनी। सबसे पहले तो ये आधार की बात, अगर जो निराधार पार्टी जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा हाल हो रहा है अभी जेडीयू का, ये कहीं नहीं रखेंगे। और जन स्वराज का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा ये प्रतीत होता है इनके बातों से, इनके पार्टी के लाइन ऑफ एक्शन से, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इनका टारगेट भी वही होगा। क्योंकि अभी विश्लेषक साहब ने कहा कि नए नवजात शिशु जैसी बात है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं रहेंगे। इनका टारगेट ही कुछ है, सहयोग करना है। रहा सवाल, ये निराधार बात कर रहे हैं, निराधार चीजें कर रहे हैं। विमलेंदु जी सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। विमलेंदु राय जी जो राय देने के लिए बीच बीच में कूद रहे हैं, इनके राय की आवश्यकता नहीं है। आप मंद बुद्धि कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री को मंद बुद्धि साबित किया जा रहा है। पहले तो वो लड़ाई लड़ी है। नहीं, आप खामोशी से सुनिए ना, विमलेंदु जी राय बाद में दीजिएगा। आपके मुख्यमंत्री को मंद बुद्धि साबित किया जा रहा है, उनके सर पे गमला रखा जा रहा है, कभी विजय हटा रहे हैं। अपनी लड़ाई तो पहले लड़िए। आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं। विमलेंदु जी आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइमिंग। अरे 2 मिनट रुक जाइए ना, बाद में चुनाव के बाद बोलते रहेगा, फिर आप लोगों को बोलना ही बोलना है। राखी जी रोकिए ना, मैं बता रहा हूँ कि टाइमिंग की। अरे राय अंग्रेजी कम बोलिए, मोदी जी के सहयोगी हैं आप, उन्होंने अंग्रेजी को रोकने को कहा। देखिए समय हो गया, आप अपनी बात फटाफट रखिए। शाकिर जी बोलने नहीं दे रहे ना, इनको आपने बेवजह के बैठा लिया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं। मैं इन्हें बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा के मित्र तो अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जन स्वराज जेडीयू वाले बोल रहे हैं। मोदी जी ने इंग्लिश बैन करने को कहा है। ही डजंट लव इंग्लिश, उनको इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप लोग दोनों इंग्लिश में ही गाए जा रहे थे, तोते की तरह पढ़े जा रहे थे। अब टाइमिंग की जहां तक बात है, राखी जी आप समझ सकती हैं, आपके नाम पे मूल धारण होगा। अगर कल रक्षाबंधन है, कल राखी का त्योहार है, और एक दिन पहले राखी को लॉन्च किया जाए मार्केट में, तो क्या राखी सभी भाइयों कलाई तक पहुंच जाएगी? टाइमिंग बिल्कुल गलत है।
इन्हें वापस आना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय पे हमें भरोसा है। मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि वो डिसीजन पक्ष मिलेगा। जिस तरह ये जूते खाने के बाद अब इंतजार तो हम कल की सुनवाई का कर लेते हैं सर। वहां से चीजें जो आएंगी उसी पर चीजें आगे बढ़ेंगी। एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश थी, कौन सही कौन गलत, सही हो रहा है गलत हो रहा है। मामला जब कोर्ट में चला गया ये बस सच है। अब कल की सुनवाई के बाद पता चलेगा कि क्या कोई इंप्लीमेंटेशन होता है, किसी चीज पर ब्रेक लगता है, किसको आगे बढ़ाते, ये देखना होगा। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने पक्ष हैं। जिन्हें लगता है गलत हो रहा है वो उसे गलत ही कहेंगे, जिन्हें लगता है सही हो रहा है उसे सही कहेंगे। लेकिन एक बात जो हमने उठाई थी, एक सवाल, वो यही था जो राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा, टाइमिंग। आपको जो भी चीजें करानी थी, आपको नहीं मालूम था कि इलेक्शन कब है बिहार में, आप पहले से पूरी प्रोसेस के तहत कराते, तमाम लोगों की बातें आती, क्लियरिटी से सब कुछ होता। आज लोग भी परेशान हो रहे हैं, बिहार भी बंद हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन चीजें जस की तस हुई हैं और मामला भी ले दे के कोर्ट में चला गया। तो अब क्या होगा आने वाले समय में, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तो कल की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।